नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का आज का सिलसिला। थोक मूल्य आधारित महंगाई अक्टूबर में बढ़कर के 4 महीने की औसतन स्तर 2.36% पर पहुंच गई। सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। WPI महंगाई सितंबर में 1.84% थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई अक्टूबर में बढ़कर के 13.54% हो गई। सब्जियों की महंगाई दर 63.04% रही। आलू और प्याज की महंगाई अक्टूबर में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। थोक मूल्य आधारित महंगाई में अक्टूबर में लगातार दूसरे महीने वृद्धि देखी गई। अक्टूबर से पहले जून 2024 में ये 3.43% के सर्वकालिक ऊंचाई पर थी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर भी 14 महीने की औसतन स्तर 6.21% पर पहुंच गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में और गिरावट आने की उम्मीद है, क्योंकि नई खरीफ फसल की आवक शुरू हो गई है। वर्तमान में प्याज का औसत अखिल भारतीय खुदरा मूल्य 54 रुपये प्रति किलो है। सरकार की ओर से रियायती कीमत पर प्याज की बिक्री शुरू करने के बाद से प्याज की कीमतों में गिरावट आई है। सरकार उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए दिल्ली, NCR और अन्य शहरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खुदरा बाजार में प्याज बेच रही है। सरकार के पास प्याज का 4.5 लाख टन का बफर स्टॉक है, जिसमें कि अब तक 1.5 लाख टन प्याज की बिक्री की जा चुकी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को राहत मिलने की उम्मीद है। भारत को यह लगता है कि अमेरिका और कनाडा जैसे पश्चिमी देशों में कच्चे तेल का अधिक उत्पादन होने से बाजार में शांति होगी और कीमतों में स्थिरता आएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पश्चिम देश अधिक उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को भी उत्पादन बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ब्राज़ील, गुयाना, कनाडा और अमेरिका अधिक उत्पादन कर रहे हैं। अधिक से अधिक तेल आने के कारण उम्मीद है कि बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति शांत हो जाएगी। पिछले 10 साल के दौरान मध्यम वर्ग यानी कि 20 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले व्यक्तियों पर टैक्स का बोझ घटा है। वहीं दूसरी तरफ 50 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय वाले लोगों के टैक्स भुगतान में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। ITR के आंकड़ों के अनुसार 50 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय दिखाने वाले व्यक्तियों की संख्या 2023-24 में बढ़कर के 9.39 लाख से अधिक हो गई है, जो कि 2013-14 में 1.85 लाख थी। साथ ही 50 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले की आयकर देनदारी 3.2 गुना बढ़कर के 2024 में 9.62 लाख करोड़ रुपए रही, जो कि 2014 में 2.52 लाख करोड़ रुपए थी। इनकम टैक्स का 76% हिस्सा सालाना 50 लाख रुपए से अधिक कमाने वालों से आता है। कुल मिलाकर के इससे मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। क्विक कॉमर्स बिजनेस की सफलता खुदरा दुकानदारों के लिए एक चुनौती बन गई है। दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने कहा है कि भारत दुनिया का एक अनूठा देश है जहां की क्विक कॉमर्स सर्विस सफल रही, जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में ये मॉडल उतना प्रभावी नहीं रहा। ऑल इंडिया कंज्यूमर फेडरेशन के मुताबिक क्विक कॉमर्स कंपनियों के चलते देश भर में इस साल 2 लाख किराना दुकानें बंद हो चुकी हैं। इसमें महानगर क्षेत्रों की दुकानें भी शामिल हैं। महानगरों में 17 लाख से अधिक किराना दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे और तीसरे नंबर के शहरों में इनकी संख्या 95 लाख के आसपास है। इन दुकानों से 5.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। लेकिन क्विक कॉमर्स कंपनियों के तेजी से बढ़ने और उत्पादों पर 15% तक छूट दिए जाने से किराना दुकानों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। क्विक कॉमर्स कंपनियों ने किराना दुकानों का 46% कारोबार छीन लिया है। 2030 तक क्विक कॉमर्स का मार्केट साइज बढ़ करके करीब 40 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 2024 में 6.1 अरब डॉलर आंका गया है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजार के लिए एक अच्छी खबर है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सरकार के खर्च में 2 लाख करोड़ डॉलर की भारी कटौती करने की योजना बनाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया है। ये डिपार्टमेंट नौकरशाही को खत्म करने, बेकार नियमों को कम करने, सरकार की फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन में मदद करेगा। जफरीज में इक्विटी स्ट्रेटजी के ग्लोबल हेड क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि सरकारी खर्च में इस कटौती से डॉलर को बूस्ट मिलेगा, लेकिन ये कदम स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होगा।
वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिकी सरकार का कुल खर्च 6.75 लाख करोड़ डॉलर था। 2 लाख करोड़ डॉलर की कटौती से सरकार के वार्षिक खर्च में 32% की कमी आएगी। इससे ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट कमजोर होगा और निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों की ओर रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से सोने का आकर्षण कम हो रहा है। इसकी कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। चुनाव के दिन से लेकर के अब तक सोने की कीमत में 4% से अधिक की गिरावट आ गई है। पिछले महीने के आखिर तक सोने की कीमत $2800 प्रति औंस थी, जो अब घट करके $2618 रह गई है। इसका मतलब यह है कि सोने ने साल के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले निवेश के रूप में अपनी चमक खो दी है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में कटौती न करने का मतलब ये होगा कि सरकारी बॉन्ड पर पहले की अपेक्षा अधिक ब्याज मिलेगा। इससे सोने की कीमत को और नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 700 रुपये और टूट करके 77,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 2310 रुपये गिर करके 90,190 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 नवंबर से प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। ये 27 नवंबर तक चलेगा। IITF के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 55 मेट्रो स्टेशन पर टिकट की बिक्री की जा रही है। मेले के लिए ऑनलाइन QR कोड आधारित टिकट दिल्ली मेट्रो पर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो भारत मंडपम परिसर में पहली बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से टिकट बेचेगी। जिन स्टेशनों पर टिकट की बिक्री की जाएगी उनमें रेड लाइन पर शहीद स्थल, दिलशाद गार्डन और इठारा शामिल है। इसके अलावा येलो लाइन के समय बदली, आजादपुर और मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम स्टेशन और ब्लू लाइन पर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इंद्रप्रस्थ मंडी हाउस और बाराखंबा रोड स्टेशन पर भी मेले के टिकट मिलेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं। इनमें से 74% टैक्स पेयर ने नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है। साथ ही इस वर्ष लगभग 75 लाख अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इससे सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स मिला है। नई टैक्स व्यवस्था को 2023-24 से एक डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में निर्धारित किया गया है, यानी कि करदाता ने अगर नई और पुरानी कर व्यवस्था में से कोई विकल्प नहीं चुना तो वो ऑटोमेटिक नई कर व्यवस्था में चला जाएगा। हालांकि करदाता इसे आयकर रिटर्न दाखिल करते समय बदल सकते हैं। बाजार नियामक सेबी ने स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टर के निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ा करके 25 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम से स्टार्टअप्स कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। सेबी ने अपने परामर्श पत्र में कहा है कि न्यूनतम निवेश सीमा को वर्तमान 25 लाख रुपए से घटा करके 10 लाख रुपए और अधिकतम निवेश सीमा को मौजूदा 10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 25 करोड़ रुपए किए जाएगा। इसके अलावा सेबी ने केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों को एंजल इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी दिया है। इसका मकसद फंड जुटाने की प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाना है। खुलासे के साथ साथ संचालन व्यवस्था की आवश्यकताओं को मजबूत करना और परिचालन स्पष्टता व निवेश के स्तर पर मजबूती लाना है। सेबी के पास 31 मार्च 2024 तक 82 एंजल इन्वेस्टर पंजीकृत थे। एनटीपीसी की ग्रीन ऊर्जा इकाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का IPO 19 नवंबर को खुलेगा। कंपनी ने IPO के लिए मूल्य दायरा 102 रुपये से लेकर के 108 रुपये प्रति शेयर तय किया है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की स्थापित क्षमता फिलहाल 3220 मेगावाट है। कंपनी की मार्च 2025 तक इसे बढ़ा करके 6000 मेगावाट और 2026 तक 11000 मेगावाट करने की योजना है। कंपनी के IPO 19 नवंबर को खुलेगा और 22 नवंबर को बंद होगा। इसमें कंपनी 10,000 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर बेचेगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी खुद को केवल बिजली उत्पादन तक ही सीमित नहीं रखना चाहती है। कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन, पंप भंडारण बिजली और ऊर्जा भंडारण को लेकर के भी योजनाएं तैयार की हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को ज़रूर कर लें सब्सक्राइब। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा है ये नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य बताएं। अब मुझको फिलहाल के लिए दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।